हेलो भाई लोग, तो आज हम बात करेंगे मैनेजर किम के चैप्टर नंबर 236 के बारे में। और पिछले चैप्टर में हमने देखा था डिवाइन ऑर्गेनाइजेशन के अड्डे में डूम, हान जुशियांग और शोंगोशिन के पंगे चल रहे थे, जिसमें डूम ने लगभग शोंगो के प्राण निकाल ही डाले थे। पर इतने में ही वहाँ पे आ जाता है गॉड ऑफ फाइटिंग सैम डैक। और हाँ यार, पिछले चैप्टर में मैं सैम डैक को गॉड ऑफ फाइटिंग की जगह गॉड ऑफ वॉर बोल रहा था, क्योंकि बचपन में मैंने गॉड ऑफ वॉर गेम काफी ज्यादा खेला है। इस वजह से गॉड ऑफ वॉर इस नाम के टाइटल से मुझे कुछ ज्यादा ही प्यार है। खैर, पिछले चैप्टर में सैम डैक जब डूम के पास पहुंचता है, उसकी आहट से उसके पसीने छूट जाते हैं। लेकिन आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं एक पुराना सीन, जिस वक्त सैम डैक को पता चलता है कोई उसको ढूंढ रहा है। सैम डैक मैनेजर किम से कॉल पे बात करते हुए कहता है, क्या तुमने कहा ब्राजील? मैनेजर किम कहते हैं, हाँ सुनने में आया है वहाँ तुम्हें अभी कोई ढूंढ रहा है। उस बंदे के बोलने के स्टाइल से लगता है वो ब्राजील का है। क्या इससे तुम्हारे दिमाग में कोई आया आखिर वो कौन हो सकता है जो तुम्हें ढूंढ रहा है? सैम डैक कहता है, कहाँ है आखिर वो हरामजादा, कहाँ है जो मुझे ढूंढ रहा है? मुझे वो कहाँ मिलेगा, मुझे उसकी लोकेशन दो। इसके बाद हम प्रेजेंट मोमेंट में आते हैं, जहाँ पे सैम डैक डूम के पास पहुँच के कहता है, मैंने सुना तू मुझे ढूंढ रहा था, आखिर साले तू है कौन? लगता है इसका चेहरा मैंने कहीं देखा है या फिर नहीं देखा। डूम ने तो भी सैम डैक की शकल भी नहीं देखी, बस उसकी आवाज सुनी है और अपने मन में कहता है, इतना समय गुजर जाने के बाद भी मैं बता सकता हूँ ये इंसान और ये आवाज जिससे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ये उसी भयानक पावर हाउस का ऑरा है। फाइनली डूम को जिसकी तलाश थी वो उसके सामने खड़ा है। सैम डैक अपने पैर के नीचे का पहना हिस्सा इसके फिट्स के ऊपर मार के कहता है, ओए लफंगे, मैंने तुझसे कुछ पूछा है। सिर्फ इस एक हमले से ही डूम की हालत खराब हो जाती है। ये देख के श्योंगो अपने मन में कहता है, ये नामुमकिन है, इस साले को तो तब भी कुछ नहीं हुआ था जब मैंने इसके अंडों में लात मारी थी। सैम डैक डूम को कहता है, मैंने सुना तू ब्राजील का है, फिर शायद तू वहाँ पे पहले वहाँ की लोकल आर्मी का मेंबर रहा होगा। पर डूम तेजी से सैम डैक के ऊपर अपने चाकू से हमला करता है, जिसे सैम डैक आराम से डॉज कर लेता है और इसका चाकू वाला हाथ पकड़ के उस पर घुटना मार के इसके हाथ से चाकू छुड़वा देता है। इसके बाद डूम जैसे ही सैम डैक के मुक्का मारता है, सैम डैक उसको भी डॉज करके इसके बजा देता है एक काफ किक। ये काफ किक से डूम का खड़ा रहना मुश्किल हो जाता है, इसलिए अपने मन में कहता है हांशु को याद करते हुए, वो बंदा जो अपनी किक्स का इस्तेमाल कर रहा था उसका असर उससे ज्यादा खतरनाक था जितना लग रहा था, और आर्केना और एरीज वाली फाइट का असर भी अब भी मेरी बॉडी में है, क्योंकि डूम अपने घुटनों में आ चुका है। इससे सैम डैक अपने दोनों हाथ ऊपर करके कहता है, बस इतना ही था, तू मुझसे काफी लंबा था, लेकिन अब मैं तुझसे फेस टू फेस बात कर सकता हूँ। और दोनों हाथ से रैप्टे बजा देता है डूम के कान में। इसके बाद तो डूम के फेस पे रैप्टो की बारिश हो जाती है। ये सब कुछ देख के श्योंगो को यकीन नहीं हो रहा होता कि आखिर वो ये क्या देख रहा है। उसे याद आता है जब कोई लोग टीवी सीरियल में मार्शल आर्ट्स के मूव देखते हैं तो उसका मजाक उड़ाते हैं, जैसे कि एक मोटा हमें उड़ाता हुआ दिखाई देता है जो अभी शायद अपनी गर्लफ्रेंड के साथ चल रहा है। वैसे भी लड़की के साथ चल के ज्यादा हीरो बनते हैं कुछ लोग। मोटा कहता है, ये मार्शल आर्ट वाले लोग मेरे सामने आ जाए तो सालों का कुत्ता बना दूं मार मार के। इसको और इसकी गर्लफ्रेंड को लग रहा है मार्शल आर्ट को टीवी में कुछ बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है, लेकिन जब इसके सामने एक असली मार्शल आर्टिस्ट आके इसके पैर पे एक लात मारता है, हालत खराब होने की वजह से मोटे के आंसू निकल जाते हैं। इसी की एक्सप्लेनेशन देते हुए श्योंगो अपने मन में कहता है, बड़े लोग भी जब मार्शल आर्ट का फटका खा के रोने लगते हैं वो इसलिए होता है क्योंकि एक मार्शल आर्टिस्ट जब सीरियसली किसी को मारता है तो ऐसी जगह पर और ऐसे एंगल से मारता है कि किसी की चीखें निकल जाएं। और प्रेजेंट मोमेंट में श्योंगो अपने सामने जिसको देख रहा है उसे अच्छी तरीके से पता है किसके कैसे मारा जाता है। श्योंगो सैम डैक की फाइटिंग स्टाइल को फिगर आउट करते हुए अपने मन में सोचता है, पहले सैम डैक ने उसके पैर पे अपने पैर की नीचे वाली कोहनी मारी, जिसमें सैम डैक की बॉडी का पूरा वेट था, और उसने मारा वहाँ पे जिस पार्ट को कोई भी इंसान ट्रेन नहीं करता। इस चीज से जैसे ही सामने वाला बंदा लड़खड़ाया, सैम डैक ने उसके काफ किक मार दी, जिससे उसके पैर की और हालत खराब हो गई और वो अपने घुटने में आ गया। इसके बाद बिना हिचकिचाए सैम डैक ने उसके कानों में 2 रैप्टे बजा दिए, जिससे डूम के कान के पर्दों में काफी ज्यादा फोर्स पड़ा होगा और उसका पूरा बैलेंस और पूरा सर झंझना गया होगा। ये सारे अटैक्स का कॉम्बिनेशन इतना खतरनाक था कि डूम जैसा राक्षस भी दुनिया को ये हमला पड़ने के बाद घूमता हुआ देख रहा होगा। और जब ऐसे खतरनाक हमले किसी के पड़ जाते हैं तो इंसान सिर्फ एक ही चीज कर सकता है, और वो है अपने शरीर का, अपनी विल पावर का पूरा दम लगा के सिर्फ और सिर्फ एक जगह पे खड़े रहने की बस कोशिश कर सकता है। डूम के साथ भी ऐसा ही है, वो अपने पूरे पीछे का दम लगा के खड़े होने की कोशिश कर रहा है। डूम बाहर से ऐसा दिखा रहा है जैसे उसे कुछ नहीं हुआ, लेकिन अंदर से उसे अपनी नानी याद आ चुकी है। सैम डैक कहता है, क्या तू अभी अपने पैरों पे खड़ा है? सिर्फ हिम्मत के दम पे ये नहीं किया जा सकता। कमाल है, तू कोई मामूली बंदा नहीं लगता है तेरा गेम किसी और तरीके से बजाना पड़ेगा। लेकिन अंदर ही अंदर डूम के पैर कांप रहे हैं और अपने मन में कहता है, नहीं, मैं हिल नहीं पा रहा हूँ, मैं यहाँ पे गिर नहीं सकता। सैम डैक अभी इससे कुछ बातें कर रहा होता है, लेकिन इसको कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा, इतनी बुरी हालत में है ये। इसके बाद हम देखते हैं डूम के पास्ट का सीन, जहाँ डूम कब्रिस्तान में अपनी भाई की कब्र में आया होता है एक दारू की बोतल लेके, और बॉटल से घूंट मार के कहता है,
भैया मुझे लगता है मैं आपके बारे में बहुत कम जानता था। मैं सारे वक्त बस आपके ऊपर निर्भर रहता था, लेकिन मैंने कभी आपके बारे में जानने की कोशिश नहीं करी। मुझे नहीं पता था भैया, आप हर वक्त मुझे धोखा दे रहे थे, बल्कि आपके मरते दम तक मुझे ये नहीं पता था। लेकिन आखिर डूम अपने बड़े भाई के बारे में ये सब क्यों बोल रहा है? ये जानने के लिए हम उस टाइम का सीन देखते हैं जब इसका बड़ा भाई मर गया था और ये वहाँ की लोकल मिलिट्री में शामिल हो गया था। और इसी की लोकल मिलिट्री का एक बंदा इसको आके बताता है, तुम्हारे भाई को हमने बार बार उस जगह जाते हुए देखा है जो बहुत गंदी जगह है, जहाँ पे शरीर और ड्रग्स का धंधा किया जाता है, और तुम्हारे बड़े भाई अक्सर वहाँ जाया करते थे, वो भी अपने हाथ में एक पैसे का बैग लेके। और वहाँ से बाहर आते हुए उनके हाथ में वो पैसे का बैग नहीं होता था, और प्रोबेबली जब वो वहाँ गए थे तभी उनको किसी ने गोली मार के निपटा दिया। ये सब बातें सुन के डूम को याद आता है जब उसका बड़ा भाई मर रहा था और वो उसको डॉक्टर के पास लेके गया था, तो डूम को पैसों की कमी पड़ गई थी, और अब जाके उसे पता चला वो पैसों की कमी क्यों पड़ी। डूम को लगता है पैसों की कमी इसलिए पड़ी क्योंकि उसका बड़ा भाई पैसे लुटाता था लड़कियों के साथ मजे करने में, यानी कि वो पैसे जो इन दोनों ने मेहनत करके कमाए थे। खुद डूम का भाई पैसों से लड़कियों के साथ रंगरलिया मनाता था और डूम को कहता था तुम्हें गंदे काम नहीं करने चाहिए। इसलिए डूम अपने भाई के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा होता है और उसकी कब्र के ऊपर दारू डालते हुए कहता है, भैया तुमने वो पैसे फालतू की चीजों में उड़ाए, इसलिए अंत में तुम पैसे की कमी की वजह से ही मारे गए। तुम वो एक अकेले इंसान थे जिसके ऊपर मैंने कभी यकीन करा था। लेकिन सबसे बुरी बात तो यह है, तुम्हारी सच्चाई जानने के बावजूद भी मुझे तुम्हारी याद आती है। अगर आज भी मैं उन पुराने दिनों में चला जाऊं तो भी मैं तुम्हारी बातें सुनूंगा। हालांकि मुझे उन सारी बातों से नफरत है, क्योंकि जिस इंसान पे डूम ने भरोसा करा था उसने ही उसको धोखा दिया, उसके बड़े भाई ने। इसलिए डूम माचिस की एक तिल्ली जला के उसकी कब्र में फेंक देता है, जिससे उस पर आग लग जाती है, और दोबारा से खुद से कहता है, भैया तुमने कहा था अगर मैं किसी का खून बहा के ऊपर बढ़ूंगा, तुमने कहा था ऐसे में मैं एक मॉन्स्टर बन जाऊंगा और कभी खुश नहीं रहूंगा। लेकिन तुम्हें पता है जब इंसान बहुत ज्यादा ताकतवर बन जाता है तो उसे ऐसी बातें सोचने की जरूरत नहीं होती। तुम जो लड़कियों के पीछे हमारा सारा पैसा बर्बाद किया करते थे, उसकी वजह यह नहीं है कि तुम बहुत अच्छे इंसान थे, उसकी वजह यह है कि तुम बहुत ज्यादा कमजोर थे। तुम्हारी लाइफ बहुत ज्यादा बेकार थी तुम्हारे कमजोर होने की वजह से। लेकिन अगर तुम किसी से ताकतवर होने का दम रखते तो तुम कभी कमजोर नहीं होते। मैं तुम्हें दिखाऊंगा भैया, मैं सिर्फ आधा अधूरा नहीं बल्कि पूरी तरीके से सबसे ज्यादा ताकतवर बनूंगा। मैं एक मॉन्स्टर नहीं बल्कि वो स्टैंडर्ड बनूंगा जहां तक लोग पहुंचना चाहते हैं, और ऐसा करने के लिए मुझे कोई ऐसा है जिसको सरपास करना होगा, यानी कि अब तक का वो सबसे ज्यादा ताकतवर इंसान जिसको मैंने अपनी जिंदगी में देखा है। देखा यार, इसके ताकतवर बनने की बात तो सही है, ताकतवर तो इंसान को बनना ही चाहिए, लेकिन ये ताकतवर बनने के बावजूद भी मेरी नजरों में कमजोर ही रह गया, क्योंकि ताकत सिर्फ शरीर की नहीं मन और दिमाग की भी होती है। और इसके कमजोर मन और दिमाग ने अपने भाई के बारे में पूरी बातें जाने बिना उसको दोषी करार कर दिया। इसलिए अपने मन और दिमाग को शांत करना जिसको नहीं आता वो कमजोर ही है, चाहे शरीर से कितना भी हट्टा कट्टा हो जाए। और मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है जो ये अपने भाई के बारे में सोच रहा है वो गलत है। खैर, अपने अंदर इसी नफरत को लेके ये बहुत ज्यादा ताकतवर बनता है, बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा करता है और बस सैम डैक को ढूंढ के उसको फाइट में हराना चाहता है, ताकि ये साबित कर सके कि अब ये बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुका है सैम डैक को हरा के, क्योंकि इस चीज से ये अपने भाई की सोच को भी गलत साबित कर सकता है। इसके बाद हम प्रेजेंट मोमेंट में आते हैं जहाँ पे डूम कहता है मैं तुझे ही ढूंढ रहा था क्योंकि तू ही वो है जो मुझे मेरे सवालों का जवाब दे सकता है। सैम डैक कहता है आखिर ये हरामजादा क्या बोल रहा है, लेकिन डूम अचानक से अपना सर सैम डैक के सर पे बजा देता है, जिससे सैम डैक बचने की कोशिश भी नहीं करता। इतने में ही डूम सैम डैक की ठुड्डी में एक मुक्का मार के उसके कंधे में किसी जानवर की तरह काट लेता है, क्योंकि वो किसी भी कीमत में सैम डैक को हराना चाहता है। इसके बाद हम दोबारा से एक पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ पे डूम का बड़ा भाई बचपन में उसको कहता है, डूम जरा इस बारे में ध्यान से सोचो, क्या तुम्हें सच में लगता है लोगों का खून बहा के तुम खुश रह सकते हो? जो इंसान ऐसा करता है वो इंसान नहीं एक राक्षस होता है, इसलिए गलत रास्ते में मत जाना। मुझे पूरी उम्मीद है हमारे अच्छे काम एक न एक दिन हमें उसका फल देंगे। इसके बाद जब डूम बड़ा हो जाता है तो रेवन उसको कहता है, लेट मी आस्क यू वन थिंग डूम, अगर तुझे एक नई दुनिया बनानी होगी तो वो दुनिया कैसी होनी चाहिए? क्या तू भी बिना भेदभाव की वही दुनिया चाहता है जो आर्केना चाहती है? अगर तू वो नहीं चाहता तो तू चाहता क्या है, किस तरीके की दुनिया चाहता है? डूम अपने मन में कहता है, सच तो ये है मैं वो दुनिया बनाना चाहता हूँ जहाँ पे तुम जैसे दोगले इंसान ना हो बड़े भाई। ये सच में बहुत बेकार बात है कि मुझे आज भी तुम्हारी याद आती है। इन्हीं यादों के साथ प्रेजेंट मोमेंट में ये सैम डैक के कंधे में काट रहा है। ये देख के पीछे से शोंगो चिल्लाता है, उसे लगता है सैम डैक खतरे में है, लेकिन इसमें शोंगो की गलती नहीं है। वो पहले सैम डैक से मिला नहीं, इसलिए उसे सैम डैक के बारे में नहीं पता। सैम डैक बहुत ही आराम से कहता है, ये बहुत बड़ा है और किसी जानवर की तरह है, इसके हमलों के पीछे एक गहरा दर्द छुपा हुआ है।
और इस तरीके के जानवर को पकड़ने के लिए मुझे भी होल्ड बैक नहीं करना चाहिए। जैसे ही शोंगो यस सर कहता है, सैमडैक डूम की रिब्स में एक मुक्का मार के पहले तो उसके दांतों की पकड़ छुड़वाता है उसके कंधे से। इसके बाद डूम के मुंह पे बहुत ही खतरनाक सा हमला बस करने ही वाला होता है, लेकिन बीच में ही रुक जाता है। ये देख के डूम और शोंगो दोनों हैरान है और सैमडैक कहता है, एक सेकंड, मैं बार बार सोच रहा था तुझे मैंने कहीं तो देखा है। अब मुझे ये मत बोलियो कि तू जॉस का छोटा भाई है। हाँ, मैं सही था। अब जब मैं उसके बारे में सोचता हूँ तो तेरी शक्ल उससे काफी ज्यादा मिलती है जो मैंने देखी थी। लेकिन साला उस बंदे का छोटा भाई यहाँ पे कर क्या रहा है? डूम भी हैरान होता है ये सोच के कि आखिर गॉड ऑफ फाइटिंग क्या बोल रहा है, इसलिए अपने मन में कहता है, क्या आखिर इसे मेरे भाई के बारे में कैसे पता और ये उसके बारे में क्या जानता है? लेकिन इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो। बाकी गलती से अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसी तरीके की क्वालिटी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब आप चाहो तो कर सकते हो। और चैनल से जुड़ी किसी भी तरीके की अपडेट्स के लिए चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम में मेरी स्काई ऑफ लाइट वाली ID में फॉलो भी कर सकते हो, जिसका लिंक वैसे डिस्क्रिप्शन में तो है लेकिन मैं कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूंगा। ओके गाइस, अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मजे करो।